नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन क्लासेस पे। देखिए आज हमारे संगणक का जो पेपर हुआ है 3 फरवरी को, सॉरी 3 मार्च को, उसका हम सॉल्यूशन करवाएंगे और हम पूरे पूरे 100 क्वेश्चन हैं उनका एक एक करके सॉल्यूशन कराएंगे। मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ आपके जो मैथ्स का जो पोर्शन है और सांख्यिकी के जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं हिस्सा पूरे पूरे क्वेश्चन से सोल्व कराऊंगा। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस पेपर से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लें, आज का जो पेपर आया है वो मैंने जो एनालाइज करा उसके हिसाब से मुझे एक एवरेज पेपर लगा है। न तो डिफिकल्ट है न कोई आपके एकदम इजी है, औसत पेपर है। अगर आपने अगर ढंग से बेसिक पढ़े हैं तो आप इस पेपर में मेरे हिसाब से आराम से 65 से 70 आराम से आप स्कोर कर लोगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के अपने पेपर से। अब देखिए अपने फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपके सांख्यिकी का है। इसमें बोला गया कि प्रवृत्ति के माप के चलित गतिमान माध्य विधि का प्रयोग किया जाता है यदि प्रवृत्ति कैसी हो। देखो कभी भी आप देख लेना, जब भी हम ये जो आपके केंद्र प्रवृत्ति के माप होते हैं तो उसमें आपके जो ग्राफ्स होते हैं वो हमेशा रैखिक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रैखिक। रैखिक मतलब लीनियर। तो इसमें ट्रेंड इज लीनियर और हिंदी में बोले तो प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? केंद्रीय होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके फर्स्ट आंसर है ना, रेखीय प्रवृत्ति होनी चाहिए। अब अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके क्या बोल रहे हैं कि इसमें ये आंकड़े दे रखे हैं, इनका भारित माध्य बताना है। क्या बताना है आपको? भारित माध्य बताना है। तो इस क्वेश्चन को देखो सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक ये दे रखा डाटा। अब देखो डाटा के अंदर क्या बता रखा आपको कि एक कक्षा है जिसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है। इनके अंक दे रखे हैं कितने कितने परसेंट आए और इनका भार दे रखा है कि सबके जैसे फर्स्ट वाले सब्जेक्ट का भार है 1, सेकंड वाले सब्जेक्ट का भार है 2, थर्ड वाले का है 1, फिर बाकी के 3 है। तो आपको बताना है कि इसका जो कुल भारित माध्य क्या होगा। अब देखो मैं एक एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ। सब्जेक्ट है आपके पास, पहला तो है इंग्लिश, तो मैंने ले लिया इंग्लिश। फिर है आपके पास हिंदी, फिर आपके पास है मैथ्स, फिर आपके पास है फिजिक्स और फिर आपके पास है केमिस्ट्री। ऐसे करके आपके पास 5 सब्जेक्ट है। फर्स्ट वाले में मार्क्स आ रहे हैं उसके 60%, सेकेंड वाले के आ रहे हैं 75 आ रहे हैं, थर्ड वाले के आ रहे हैं 63% आ रहे हैं, फोर्थ वाले के आ रहे हैं 59 आ रहे हैं और फिफ्थ वाले के आ रहे हैं 55। अब देखो इनके जो अंक हैं उनका जो भार है जो दे रखा है, फर्स्ट वाले का दे रखा है 1, सेकेंड वाले का दे रखा है 2, थर्ड वाले का दे रखा है वापस 1, फोर्थ और फिफ्थ के दे रखा है 3। क्या क्या दे रखे हैं? 3। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ? मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसको करेंगे तो 60 इंटू 1 60, 75 इंटू 2 150, फिर आगे 63 को अपन 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 59 को आप 3 से करोगे तो 177 और 55 को 3 से गुणा करें तो 165। इस प्रकार से आपके पास ये डाटा है। अब देखो इनको अपन जोड़ लेते हैं। 6 और 7 13, 5 18 के 8 हासिल का 1, 6 और 1 7, 5 12, 2 14, 14 7 21, 21 और 6 27 के 7 हासिल के 2, 2 और 4 6। अब ये आया आपके 678। अब देखो इनका जो कुल अपन टोटल करेंगे ये हो रहा है 3 3 6 7 2 9 और 1 10, तो 678। सॉरी इनका जो आपके आएगा वो 615 आएगा। यहाँ पर टोटल अपन ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया तो 615 आ रहा टोटल। अब आपको भार चाहिए तो 615/10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 61.5। तो आप बता दोगे इसका आंसर होगा आपके 61.5, जो कि ऑप्शन क्या है आपके पास? बी है। क्या है? ऑप्शन बी। अब देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 देखो क्वेश्चन नंबर 15 एकदम इजी क्वेश्चन है। आपको बोला गया कि एक व्यक्ति का जो वेतन है वो 20% घटा दिया जाता है, घटे हुए वेतन को वापस बढ़ाया जाए तो बताओ प्रारंभिक
कितना बढ़ाया जाए कि वो प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब ये समझो, पहले वेतन कितना था, 100 था, अब वेतन कितना हो गया, 20% घटाया अपन ने, तो कितना हो गया, 80 हो गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई 80 को वापस 100 बनाना है। क्या बनाना अपने को, 100 बनाना है। तो आप कितना बढ़ोगे, 20। किस पे बढ़ोगे, अभी जितने पे, अभी कितना है, 80 गुणा 100। एक जीरो से एक जीरो, 2 से काटोगे आप 4 बार, 4 का भाग 100 में दोगे आप 25 बार। कितना बार, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 25%। कितना आ जाएगा, 25%। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास 16, वो भी आपके इसी टाइप का है। इसमें बोला गया है आपसे कि हाँ, इसमें बोला कि 2005 में सूचकांक 100 है, 2006 में ये 4% बढ़ गया, फिर 2007 में 6% घट गया, फिर 2008 में फिर 4% गिर गया और 2009 में 3% बढ़ गया। तो बोला कि 2060 को अपन आधार माने तो बताना कि 2008 में जो सूचकांक है वो क्या होगा। अब देखो इन्होंने कहा है 2007 को सूचकांक लेना है, आधार मानना है। तो सबसे पहले अपन बात करें 2007 की, ठीक है, और फिर बात करनी है आपको 2008 की। अब देखो साथ में आधार मान रहे, तो आधार वाले को क्या मान लो आप, हमेशा 100 मान लो। क्या मान लो, अब देखो यहाँ साफ साफ बोला है कि 8 में 4% की गिरावट आ जाती है। क्या जाती है, अब देखो 100 में से आप 4% कम करोगे तो अब कितना हो गया, 96। तो इसका मतलब इसका सूचकांक क्या हो जाएगा आपके पास, 96, जो कि ऑप्शन क्या है आपके, डी है। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो अपन लेते हैं अगला क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 क्या कह रहा है आपके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है आपको, कि माध्य दे रखा है। तो सबसे पहले लिख दो माध्य, माध्य दिया है आपको 20, फिर वो दे रखा माध्यिका, माध्यिका दिया आपको 15, क्या दिया है, और फिर आपको बहुलक क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। अब देखो इसमें माध्यक बहुलक और इसमें संबंध क्या होता है, ये हमेशा एक फॉर्मूला होता है कि जो बहुलक होता है क्या होता है, बराबर 3 इंटू माध्यक या माध्य का कुछ भी बोलो माइनस 2 माध्य। अब देखो तो बहुलक कैसे निकालते हैं अपन, यहाँ वैल्यू रख दो, माध्य कितना आपके पास 15 है, तो 15 माइनस 2 इंटू माध्य कितना 20, तो यहाँ 20 लिख दो। 15 इंटू 3 कितने हो गए 45, माइनस 2 इंटू 20 कितने हो गए 40। तो यहाँ कितना हो गया 5 आ गया, बहुलक कितना आ गया 5 आ गया। ये कब है, जब ये डाटा दे रखा हूँ। अब ये कह रहा है कि भाई सब में 6 जोड़ दे, सब में क्या जोड़ दे 6 जोड़ दे। तो सब में 6 जोड़ेंगे तो माध्यिका माध्य बहुलक सब कितने 6 बढ़ जाएंगे। तो अब जो नया आएगा वो 6, 5 प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा 11। तो 11 आपके किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। तो आपके इसका आंसर हो जाएगा आपके सी। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 30 नंबर, कितना नंबर है 30 नंबर। अब देखो 30 नंबर जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी होती है इस क्वेश्चन में। क्या है, बोला गया कि एक आपको सारणी दे रखी है, 2010 को आधार मानकर 2015 में जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक की गणना करनी है। अब देखो वस्तुओं की खपत की मात्रा दे रखी है, तो देखो क्या हो रहा है, 2010 में जो ये प्रति इकाई मूल्य था 10, 20, 30 और 15 में हो गया 20, 30, 80। तो अब इनको मुझे एक एक को क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इस 10 को 3 से गुणा करो तो कितने हो जाएंगे 30, 20 को 4 से गुणा करोगे तो 80, 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60। इसी तरह अब 2015 की बात कर लें तो 20 दिया 60, 30 चौक 120, 80 दूना 160। अब देखो इनका जोड़ करोगे आप 60 और 80 140, ये हो गया 170, कितना हो गया, और इनका जोड़ करोगे तो ये हो जाएगा 340, कितना हो गया 340। तो यहां से आप देखोगे कि यहाँ तो है 340 और यहाँ कितना था 140 इंटू 100,
तो आप काटोगे 2 बार तो ये आ जाएगा 200। क्या आ जाएगा इसमें? 200। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन। तो ये भी देखो आपके आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हो। अब आपके है क्वेश्चन नंबर 32। 32 का हम देखते हैं क्या है, कैसे है। 32 में देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि एक टेबल दे रखी है जिसमें आपको बोल रखा है कि निम्नलिखित सारणी का अध्ययन करके दी गई सूचना के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। दिए गए 4 वर्षों में के दौरान 4 क्लब के जिम सदस्यों की संख्या दे रखी है ना, ABCD, 2015 में, 16 में, 17 में और 18 में। अब ये बोला कि भाई ये मानते हो कि एक व्यक्ति केवल एक ही क्लब में पंजीकरण हो सकता है। बताइए कि 2015 में कुल कितने लोगों ने किसी भी क्लब में पंजीकरण किया है। तो 2015 है तो इनको मुझे क्या करना है? ऐड करना है। 350, 150 कितने देंगे? 500, 600, 720। तो यहाँ आपके आंसर होना चाहिए इसका 720। क्या आंसर होना चाहिए? 720। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देखो अगला क्वेश्चन की अपन बात करें, 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में देखो आपको क्या बताना है। 33 नंबर क्वेश्चन में दे रखे दो समूहों के आकार और माध्य दे रखे। आकार तो है N1 N2 और माध्य है X1 X2। तो बताना कि N1 प्लस N2 जिस आकार का है उसका माध्य क्या होगा। अब देखो माध्य दे रखा है तो सबसे पहले अपने को योग निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्योंकि माध्य का सूत्र क्या होता है? सिग्मा Fx अपॉन सिग्मा F। तो अब देखो अब आपको निकालना है N1 N2 के लिए। किसके लिए निकालना है? तो नीचे ले लो आप N1 प्लस N2, क्योंकि आपके पास दो ही है, सिग्मा F चाहिए। अब देखो N1 वालों का तो है X1, तो ये हो जाएगा N1 X1 बार, फिर दूसरे वाला का N2 X2 बार। तो इस टाइप से ये बनना चाहिए। ये जिसमें आ रहा है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके डी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 भी आप आराम से कर लोगे। अब है आपके पास क्वेश्चन संख्या 47। कितना है? 47। अब देखो 47 क्वेश्चन थोड़ा सा आपके कैलकुलेटिव है, हल्का सा। अब इसको आप पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए कि ये बोला गया कि एक फैक्ट्री के सभी कर्मचारियों की औसत दैनिक आय है 444। यदि पुरुष और महिलाओं की औसत दैनिक आय 450, 480 और 360 है तो फैक्ट्री में पुरुष और महिलाओं की संख्याओं की प्रतिशतता बताओ। अब देखो मैं ये मान लेता हूं कि फैक्ट्री में कुल कितने कुल कितने लोग हैं। पुरुषों को तो मान लो X और महिलाओं को मान लो Y। तो कुल कितने लोग हो गए? X प्लस वाई। कितने हो गए? X प्लस वाई। अब देखो इनका औसत कितना आ रहा है? 444। तो योग कितना हो जाएगा? इंटू 444। अब देखो ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर होना चाहिए पुरुषों के कुल का निकाल लो और महिलाओं के कुल का निकाल लो। अब देखो इसमें आपको बोला है कि पुरुषों का जो कुल है वो तो है 480। तो पुरुष किसको माना था? X को। तो X इंटू 480। और महिलाओं को क्या माना था आपने? Y। तो Y इंटू कितना दे रखा है? 360। क्या दे रखा है? 360। अब देखो इसको सोल्व करो। 440 X प्लस 440 Y बराबर 480 X प्लस 360 Y। अब देखो यहाँ पर अपन काम कर लेते हैं। जो चीज मैं X को इधर लेके जाता हूँ, घटा लेता हूँ। 440 यहाँ 480 है, बचेंगे घटेंगे तो कितने बचेंगे? 40X। अब यहाँ देखो 440 से ये 360 है, ये उधर जाके घटेंगे तो कितने बचेंगे? ये बचेंगे आपके कितने बचेंगे? 80Y। तो यहाँ से आप देखो 10 से 10, 4 से एक बार, ये 2 बार। ठीक है। तो इसका मतलब आपको बताना है कि इस फैक्ट्री में पुरुष और महिलाओं की संख्या कितनी होगी। अब देखो इसको आप कैसे सोल्व करोगे कि जो भी आपके पास आना चाहिए आप इसको सोल्व कर रहे हो। ये 40 आएगा, ये कितना आएगा? 80 आएगा। तो पूछा है कि पुरुष कितने हैं और महिलाएं कितनी है। तो यहां से आप कह सकते हो ये कितना है?
y बटा x कितना होगा 1/2। तो यहाँ से एक तो आ जाएगा आपके 33%, दूसरा आएगा आपके पास 66%। कितना आएगा, एक तो आ जाएगा आपके 33% और दूसरा आ जाएगा आपके पास 66%। तो इन्होंने इसको लगभग 33 को तो क्या बढ़ दिया 35 और 66 को क्या बढ़ा दिया इन्होंने 65। अब देखो इसका एक और तरीका होता है सिंपल, कैसे करते हैं। इसमें आपको महिलाओं का जो औसत दिया है, महिलाओं को औसत दिया है इन्होंने 360, तो पहले ले लो आप 360, ये है फीमेल का। पुरुषों का दिया है 480, बीच में ले लो 440। अब इनमें यहाँ पर अपन एक एलिगेशन मेथड लगाते हैं। अब देखो इनमें गैप कितने का है 80 का है और इनमें गैप कितने का है 40 का। तो यहाँ पर भी देखो 1:2 आया, मतलब ये जितने परसेंट होंगे ये उसके डबल होने चाहिए। क्या होना चाहिए, डबल होने चाहिए। तो देखो 40 का डबल 60 होता नहीं है, 30 का डबल 70 नहीं होता, 20 का डबल ये नहीं होता। तो आपके लगभग लगभग कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, डी ऑप्शन बैठ रहा है। और कायदे से इसका देखें तो 33 और ये 66 होना चाहिए। तो क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है अगर ऐसी कोई संभावना हो तो। बाकी अगर अप्रोक्सीमेट देखें, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा आपको कि लगभग बताओ, इसने बोला कि प्रतिशत क्या होगा, तो उसमें आपके क्वेश्चन थोड़ा सा कि फंस सकता है। क्योंकि ये तो होना चाहिए 33 सही 1/3% और ये होना चाहिए 66 सही 2/3%। इस टाइप से आंसर होने चाहिए ना। अब देखो आपने क्वेश्चन नंबर 47 कर लिया है। अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। अब देखो क्वेश्चन नंबर 55 क्या है आपके, 55 भी देखो एक इजी क्वेश्चन है। इसको बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी समझ में आनी चाहिए। आपको दे रखा है कि जो x की वैल्यू है वो दी है आपको x बराबर 1/√3 माइनस √2। क्या दिया है, x बराबर √3 माइनस √2। अब देखो आपको पूछा क्या है, x प्लस 1/x और मल्टीप्लाई करना है आपको 2√3। कितना यूज करना है 2√3। अब यहाँ देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो 2-3 तरीके हैं अपने पास। पहले इसका अपन परिमेयकरण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, परिमेयकरण। कैसे करते हैं, √3 + 2, भाई नीचे यहाँ माइनस है तो आप किससे गुणा कर लो, प्लस वाले से। मल्टीप्लाई करोगे तो अब देखो यहाँ आंसर क्या आएगा, ऊपर तो क्या आएगा √3 + √2, नीचे देखो a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ क्या बचा 1। तो इसका मतलब ये आएगा √3 + √2। इसी प्रकार ये वैल्यू आई आपके पास x की। अगर आपको 1/x पूछे तो उसमें क्या कर लो, √3 माइनस √2 आएंगे। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। तो कैसे पुट करेंगे, 2√3 तो ऐसा कैसा रहेगा, x की वैल्यू क्या आई आपके पास, ये आई, तो आप रख दो √3 + √2 प्लस 1/x की वैल्यू क्या आई, √3 माइनस √2। √2 से √2 कट गया, 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 2 बार √3, तो 2√3। अब देखो 2 × 2 कितने हो जाएंगे 4, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 3, 4 3 कितने हो गए 12। तो इसका आंसर आना चाहिए आपके पास 12, और 12 आपके आ रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं। अब देखो अपन बात करते हैं 61वां क्वेश्चन है आपके, जो अगला अपने इसमें आएगा। अब देखो 61वां क्वेश्चन जो आपसे है वो भी अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है और साधारण क्वेश्चन है अगर आपको समझ में आता है। देखो क्या बोला है, 3 अलग बराबर पात्रों में दूध का हिस्सा बता रखा है और बाकी है पानी। सभी मिश्रणों को फिर एक बड़े पात्र में डाला जाए तो बड़े पात्र में दूध और पानी का अनुपात बताओ। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। आपको दिया है इसमें रेशो मिल्क और वाटर का। देखो पहले वाले में देखें 2 मिल्क है, कितना है 2 मिल्क है, टोटल है 3, तो वाटर बच गया आपके पास 1। कितना बच गया 1। फिर दूसरा जो पात्र देखें अपन, इसमें है 1 है मिल्क, कितना है कुल है 3, तो बच गया कितना 2। तीसरे वाले में देखो मिल्क का हिस्सा है 1, कितना है 1, टोटल कितना है 4, 1 में से 1 घटाएंगे 4 में से कितने बचेंगे 3,
अब देखो आपको इसमें ये बताया गया कि तीनों का बराबर है, तीनों का भार क्या है आपके बराबर है। तो देखो यहाँ 2 और 1 3, 1 2 3 और 3 और 1 4, तो अपने को इनको बराबर करना है। तो ये 3 3 हो रहे हैं, ये 4 हो रहे हैं, तो इसमें सीधा सीधा सा आपको दिमाग लगाना है कि मैं 3 वाले को तो 4 से गुणा कर दूं और 4 वाले किससे गुणा कर दूं, 3 से। तो अब देखो 4 से गुणा करें, 4 दूना 8, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 3 एकम 3, 3 तिये 9। अब देखो इधर वालों को अलग जोड़ लो, इधर वालों को अलग जोड़ लो। 8 4 12 3 15 है, फिर 8 4 12 9 21। अब देखो दोनों 3 से पूरे पूरे आप ये कट सकते हैं, तो 3 से काटोगे तो 5 बार, 3 से काटोगे तो ये 7 बार। तो इसमें आंसर आ जाएगा 5:7। तो 5:7 आपके कौन सा ऑप्शन हो रहा है, बी हो रहा है। तो ये भी आपके सिंपली आपसे हो सकता है। अब देखो 57वां क्वेश्चन कर लिया अपन ने। अब आगे अपन बात करते हैं आपके 68वां क्वेश्चन है आपके, जो कि अपने इसी थीम पर है। 68वां क्वेश्चन, हाँ। तो अब देखो पहले अपन इस क्वेश्चन को ढंग से रीड आउट कर लें कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको। ये बोला कि एक समूह के लोगों की आयु की बारंबारता सारणी सारणी में वर्ग के मध्य बिंदु 25, 32, 39, 46, 53 और 60 है। तो वर्ग अंतराल की माप बताओ। वर्ग अंतराल होता है दो लगातार जो पद है उनमें कितना गैप आ रहा है। अब देखो यहाँ 25 और 32 में कितना गैप आ रहा है, 7। यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। इसका मतलब गैप कितना कितना चल रहा है, 7। तो वर्ग अंतराल क्या होगा आपके, 7। क्या हो जाएगा, 7। तो ये भी देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन था। 68 हो गया अपने। अब है 70 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला है, माध्यिका दे रखी है, पूछा आपसे माध्य बताओ। तो अब देखो आपको बोला गया है कि एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, 2x प्लस 3y बराबर 7। अब यहाँ क्या बोला कि y की माध्यिका 2 है, तो इसका मतलब मुझे y की जगह क्या रखना होगा, 2 रखना होगा। तो वही बात 2x प्लस 3 दूना 6 बराबर 7, 2x बराबर ये 6 उस तरफ जाएगा घटेगा तो कितना बचा, 1। x बराबर हो जाएगा 1/2। कितना हो, 1/2। किस में आ रहा है आंसर आपके, ऑप्शन नंबर बी में। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपके पास 1/2। अब देखो अब अगला क्वेश्चन है आपके 74 क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, 74। तो 74 भी देखो आपके घातांक करने वाला क्वेश्चन है। अब इसको कैसे जमाएंगे अपन, पहले अपन इसको देख लें। देखो बोला गया कि 0.1156, क्या दिया है, 0.1156, 56 के ऊपर बार है। इसको आपको बताना कि इन चार ऑप्शन में इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले क्या करो, ये पूरा नंबर लिख दो, 1 1 5 6। फिर क्या घटाना है, जिस पे बार नहीं है उसको घटाना। बार किस किस पे नहीं है, 11 पे नहीं है। फिर देखो नीचे की बात करें, जितने अंकों पे बार है उतने अपने को 9 लेने। कितने लेने अपने को, 9। तो यहाँ देखो 2 अंकों पे बार है तो आपको लेने 2 बार 9। फिर जितने पे बार नहीं उतने ले लो आप 0। क्या ले लो, अब इसको अपने सोल्व करना है। 1156 में से 11 घटा लो, तो 56 में से 11 गए तो 45 और ऊपर 11, इधर बचे 9900। अब देखो 5 तो 4 9 2 11, और इसका मतलब ये आपके 9 से तो कटेगा नहीं, तो अपन 5 से काट लेते हैं। 5 दूना 10, बचे कितना, 1 14, फिर 5 दूना 10, 5 9 45, 5 एकम 5, बचे 4 9 49, 5 9 45, बचे 4 40 हो जाएगा, 8 बार और 0 बार। 229/1900, सॉरी, हाँ 229/1980 किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए में। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये भी देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपको घातांक करनी आई। अब देखो अपन ने अभी तक 74वां क्वेश्चन करा है। अब अपन बात करते हैं 81 की। किसकी बात करते हैं अपन, 81 क्वेश्चन की।
अब देखो जो 81 जो क्वेश्चन है आपके, ये सिंपल है। ये बोला कि दिए गए अवयवों में समांतर माध्य के लिए विचलनों का बीजीय योग क्या होता है। कभी भी ध्यान रख लेना, ये तो एक आपके स्टेटमेंट हो गया, नोट हो गया। जब भी आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो तो वहाँ ये बताते हैं कि इनका जो बीजीय योग हमेशा जीरो होता है। क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमेशा शून्य, यानी ऑलवेज जीरो। अब देखो, अब अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 85। अब देखो 85 भी आपके अच्छा क्वेश्चन है अनुपात समानुपात का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अपन जमा लेते हैं। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या बोला है? ए अनुपात बी अनुपात सी दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। आपको बोला कि रूट ऑफ 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर की इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसमें वैल्यू रख दो। कैसे रखेंगे? आपको बोला 2a स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 9, बी की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, सी कितना दिया आपके पास? 4। तो अब ले लो आप 4 का स्क्वायर। अब इसका रूट निकालना है। क्या निकालना है? 2 दूना 4 दूना 8, 3 तिया 9, 9 नम 81, फिर 4 चौक 16, 16 दूना 32। अब देखो अपने को सबको इनको ऐड करना है। 32 और 8 कितने होते? 40 होते हैं। 40 सत्ती 80, 120 रेख 121। 121 किसका रूट होता है? 11 का। किसका होता है? 11। अब देखो ऑप्शन में किस में 11 बन रहा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन में देख रहा हूँ 2a प्लस बी प्लस सी, 2a प्लस बी प्लस सी। ए का मान है 2, तो 2 इंटू 2। बी का मान है 3, तो 3। सी का मान है 4, तो ये जगह 4 प्लस 3 प्लस 4, तो 4 3 7 4 11। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास 11। 11 कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखो आप मान रख के देखोगे, जैसे ए का मान 2, 3 दूना 6, 2 8, 8 4 12, तो ये नहीं होगा। तीनों को जोड़ोगे 2 3 5 4 9, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे करके आप खुद भी पता कर सकते हो। ये भी देखो आपके अच्छा क्वेश्चन था 85 का। अब बात करते हैं अपन 89वां क्वेश्चन। अब देखो ये भी आपके इजी क्वेश्चन है। अब देखो 89 में क्या बोल रखा है आपको कि एक टेबल दे रखी है आपको, जिसमें प्रसार गुणांक बताना है। क्या बताना है? प्रसार गुणांक। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, ये बताना होता है। क्या बताना होता है? हमेशा हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट अपॉन हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट। अब देखो यहाँ दे रखा 16 से 20 पहला वर्ग अंतराल, फिर 21 से 25, फिर 26 से 30, फिर 31 से 35। तो देखो यहाँ ये कंटिन्यू नहीं है, 20 के बाद 21 आ गया, जो कि 20 से स्टार्ट होना चाहिए भाई। 16 से 20, 20 से 24, 24 से 28 और 28 से 32 ऐसे होना चाहिए, जबकि इन्होंने एक एक करके। तो इसका मतलब अपन इसको आधा आधा क्या कर लेते हैं? पीछे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 16 की जगह कितना हो जाएगा? 15.5। तो लोवेस्ट तो हो गया आपके 15.5। इसी तरह हाईएस्ट की बात कर लें, ये 35 है, तो ये भी इसको ले लो आप 35.5 ले लो। आई बात समझ में? अब इसमें रख दो बस। तो क्या करना है? 35.5 माइनस 15.5 अपॉन 35.5 प्लस 15.5 घटाओगे तो कितने बचेंगे? यहाँ केवल 20 बचे। कितने बचे? और यहाँ हो गया आपके पास 51। कितने बचे? अब देखो 51 से डिवाइड करना है, तो क्या करो? डिवाइड करोगे 0.51 का 3 बार होता है 153, तो 3 बार जाएगा। फिर बच गया 47, 470, 470 में जाएगा 9 बार। कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 0.39 किस में आ रहा? ऑप्शन नंबर आपके सी में। किस में आ रहा? ऑप्शन नंबर सी में। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये भी देखो एक अच्छा क्वेश्चन था। बस वही है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि H माइनस एल अपॉन एच प्लस एल। तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन नंबर 90 सोल्व कर लिया। सॉरी 89। अब देखो, अब 89 के बाद अपन चलते हैं 93 पे। किस पे चलते हैं अपन? 93 पे।
93 में देखो बोला कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा होता है। हमेशा ध्यान रखना कि सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आती है, तीन चीजें आती है, माध्यिका, बहुलक और माध्य। तो अब देखो इसमें कौन सी चीज है, केवल माध्य आ रहा है, केवल क्या आ रहा है आपके, माध्य, यही आ रहा है। परास देखो इसमें होती नहीं, संचयी बारंबारता वो माध्य का पार्ट होता है, वर्ग अंतराल वो एक अलग बात हो जाती है। तो इसका मतलब इसमें आंसर हो जाएगा आपके सी। क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें माध्य, बहुलक और माध्यक होता है, तो इसमें माध्य दे रखा, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर देखो अब अगला क्वेश्चन है आपके 95। इसमें बोला है कि दिए गए प्रतिशतक परसेंटाइल वक्र से निम्न x बराबर 59.5 के तुल्य प्रतिशतक ज्ञात करो। तो अब देखो 59.5 के सामने देखो अपन इसको ग्राफ को यूं बढ़ाते हैं और इसको जब आगे लेके जाओगे तो यह आएगा 90 और 85 के बीच में, सॉरी 90 और 80 के बीच में। तो 90 और 80 के जब बीच की बात करेंगे अपन, तो देखो 90 और 80 की बात करेंगे तो 90 और 80 के बीच में कौन कौन है आपके यहाँ पर, 85 है। कौन है यहाँ पर, 85। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 85। अब देखो इस प्रकार आपके मैथ्स और स्टैटिक्स के लगभग लगभग क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए हैं, और आप इनको आकलन कर लेना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं मैथ्स और स्टैटिक्स के। और बाकी जो हमारे जीके के क्वेश्चंस हैं, कंप्यूटर्स के हैं और करंट अफेयर वगैरह के क्वेश्चन हैं, वो हमारे जो सर हैं वो करवाएंगे। धन्यवाद सर। अब हमारे मैथ के सर देवेंद्र जी ने आपको मैथ के जो क्वेश्चन है बिल्कुल डिटेल से बताइए। अब हम करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो कंप्यूटर का अपना पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 निकाल लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टीसीपी। टीसीपी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 25। तो 25 क्वेश्चन नंबर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की का संयोजन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है ओएसआई मॉडल में कितनी परतें होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितनी परतें, 7 परतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। अपना कंप्यूटर का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है एमएस वर्ड में F की से क्या खुलता है। एमएस वर्ड में F की से क्या खुलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेव डायलॉग बॉक्स। क्या खुलता है, सेव डायलॉग बॉक्स। अब चलिए चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64 क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो उस पर चर्चा करते हैं। उसमें क्या पूछा गया है, फोल्डर की रचना करने के लिए शॉर्टकट की का संयोजन कौन सा है। न्यू फोल्डर की रचना करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग किया जाता है न्यू फोल्डर बनाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तात्कालिक संदेश सेवा नहीं है। क्या पूछा गया है,
नहीं है। तो इसका राइट आंसर देखो, गूगल हैंगआउट में तात्कालिक संदेश सेवा है, याहू मैसेंजर भी है, फेसबुक भी है। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, गूगल क्रोम। तो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि गूगल क्रोम से हम तात्कालिक मैसेज नहीं भेज सकते, फेसबुक से भी भेज सकते हैं, गूगल हैंगआउट से भी भेज सकते हैं, याहू मैसेंजर से भी भेज सकते हैं, लेकिन गूगल क्रोम क्या है, एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया एमएस पावर पॉइंट विंडो पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या दर्शाता है। इसमें क्या नहीं होगा, इसमें होगा प्रश्नवाचक चिन्ह कहां दर्शाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कहां दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन नंबर ए टाइटल बार। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82 का नेक्स्ट क्वेश्चन अपने कंप्यूटर का। इसमें क्या बोला गया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में और पहला क्या दिया गया, स्लाइड शो के दौरान पहली बार स्लाइड को वापस लाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए किया जाता है स्लाइड का नंबर प्लस में इंटर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4। सेकंड है पावर पॉइंट में वर्णों का प्रकार बदलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आएगा आपका शिफ्ट प्लस F3। अब बात करते हैं सी नंबर पे। पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए न्यू स्लाइड बनानी है तो आप क्या करोगे, पावर पॉइंट में कंट्रोल प्लस डी प्रेस करोगे, कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो डुप्लीकेट स्लाइड तैयार हो जाएगी। उसके बाद में बोला गया कि पावर पॉइंट में ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए उपयोग करोगे कंट्रोल प्लस एन का। तो इसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट के अंदर फोर्थ, सेकंड के अंदर थर्ड, और सी के अंदर फर्स्ट, और डी के अंदर 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 हमारे कंप्यूटर का नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है। कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ALU। ALU इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 में पूछा गया है, एक डाटा एंट्री ऑफिस कंप्यूटर के अंदर पहली और 5वीं मंजिल पर है, दोनों के अंदर लेन से जुड़े हैं, संकेतों इन मंजिलों में जाने का समय लगता है, तो कौन सा हार्डवेयर डाटा संचरण सुधार ला सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिपीटर। ऑप्शन नंबर बी, रिपीटर। तो यही हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन थे, सभी 10 के 10 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट जीके के और कल्चर के क्वेश्चन आपको सर करवाएंगे। आइए सर। हेलो दोस्तों, कैसा रहा आपका आज का पेपर? बहुत अच्छा हुआ है ना। कुछ स्टूडेंट इस बात को लेकर भी परेशान होंगे कि सर 2 क्वेश्चन तो आ रहे थे और वो क्वेश्चन समय अभाव की वजह से या फिर हमने ध्यान नहीं दिया, उस वजह से हमने उसको गलत OMR सीट से गलत ऑप्शन भर दिया। और मैं बार बार एक ही बात बोलता था, जब भी बच्चे तैयारी करते थे उनको यही बात बोलता था कि बेटा क्वेश्चन सब आएंगे आप लोगों को, बट आप उनको गलत भर दोगे या आप गलत चूज कर लोगे, पर्सन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे, तो बहुत सी जो गलतियां होती है वो लाखों लोगों में आपको पीछे ले जाती है। लाखों की संख्या में आप पिछड़ जाते हो 1% गलत होते ही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा आपके ज्ञान की नहीं है, ये परीक्षा है आपके धैर्य की,
और आप जो आपने 6 महीने 12 महीने में जो पढ़ा है, उस पढ़े हुए ज्ञान को आपने किस प्रकार से कुछ घंटों में उस ज्ञान का आपने उपयोग किया, वो आपकी धैर्यता का परिचय होता है, संयम होता है। क्योंकि हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चा तैयारी करता है, लेकिन संयम के साथ कौन पढ़ता है और कौन सही उत्तर करता है ये डिपेंड करता है। और जो संयम बरतता है इन परीक्षाओं में वो सिलेक्शन भी निकालता है भाई, है ना। तो इसी के साथ आज का जो अपना जीके का जो पार्ट था, वो जीके का जो पार्ट है उसको अपन देखेंगे। ज्यादा नहीं, नॉर्मल अपना रहा है, कहीं कोई ऐसा इश्यू नहीं रहा कि जो अपन ने पढ़ा हो और उससे बाहर अपने क्वेश्चन निकले हों, ऐसा नहीं रहा भाई। पहला ही प्रश्न था कि राजस्थान के किस राजा को, कितना अच्छा प्रश्न है भाई, बहुत अच्छा प्रश्न था। राजस्थान के किस राजा को वाकपति की उपाधि से सम्मानित किया गया था? किसको किया था? अभय सिंह को किया था, प्रताप सिंह को किया था, मुंज को किया था, राव जोधा को किया था, या अनुत्तरित प्रश्न। अब आपके सामने ये तो समझ होगी ना कि अनुत्तरित प्रश्न का हल क्या होगा, मतलब ये क्यों डालने लगे हैं, ये इसका उत्तर नहीं है। तो चलो पहले देखते हैं। ये जो किसी बच्चे ने भेजा है इसको आप सही मत मानना भाई, इसको सही मत मानना। इसका राइट आंसर आपका होगा मुंज। क्या होगा? मुंज। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी कि वित्त कमीशन। देखो आजकल क्या है कि चयन बोर्ड भी ऐसे उल्टा पुल्टा हो गया है, या तो इसको छठे वित्त आयोग लिखना चाहिए था, है ना। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? और छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कुंवर प्रद्युमन सिंह। कौन है? कुंवर प्रद्युमन सिंह। उसके बाद अगला जो प्रश्न है अपना, वो प्रश्न ये देखो, बड़ा अच्छा प्रश्न था भाई। बच्चा वही सोल्व कर पाएगा जिसने इसको बड़े ध्यान से पढ़ा हो, है ना। बड़े ध्यान से पढ़ने वाला प्रश्न था ये आपके लिए। इसमें प्रश्न है, निम्नलिखित आइटमों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अब देखो ये तो आइटम है ना, ये चयन बोर्ड की भाषा देखो आप, निम्नलिखित आइटमों को, है ना। आइटम क्या होता है भाई, है ना, लेकिन जो भी है अपन देखते हैं। प्रथम औद्योगिक नीति का प्रस्ताव, और इसको व्यवस्थित काल क्रम में रखना था। और इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा 1 3 5 2 4। सबसे पहले फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर सेकंड, और लास्ट में आपका होगा फोर्थ नंबर वाला। लास्ट क्या होगा आपका? फोर्थ नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं किस प्रकार से है ना। इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न आए हैं अपने। इसमें पहला ही प्रश्न है, राजस्थान के कौन से शहर को, राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया था? और इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा जयपुर। इजी है, बिल्कुल इजी। इजी जो प्रश्न होता है वो प्रश्न है, कौन सा है? जयपुर। राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी अरुंधति चौधरी निम्नलिखित में से कौन से खेल से संबंधित है? राइट आंसर है मुक्केबाजी। आहड़ का प्राचीन नाम, और आहड़ का प्राचीन नाम इसमें दिया है दुलकत और अगतपुर। ये आघाटपुर था और ये धूलकोट था। अब ये दोनों हैं। ये प्रश्न आपका बोर्ड ने गलत किया है, आप देख लेना इसका, है ना, आप देख लेना इसका क्या रहेगा। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, इसके बारे में अपन कुछ भी बातें नहीं कर सकते। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है ना, वो आपको भी पता है कि कोर्ट कचहरियों के चक्कर में फिर इसमें घूमते रहो, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में रतवई लोकगीत गाए जाते हैं? और इसका राइट आंसर रतवई और रणबाजा दोनों होते हैं, और राइट आंसर है मेवाती। कौन सा क्षेत्र है? मेवाती क्षेत्र। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो अगला पेज देखते हैं अपन, नेक्स्ट पेज देखते हैं, और इसमें अपने जीके का कोई प्रश्न है क्या, देखते हैं। चलो ये सर ने करवा दिया, सूचना इसमें हो गया, ये कंप्लीट सर ने करवा दिया भाई, है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये भी अपने कंप्लीट हो गया, सर ने करवा दिया। फिर देखो यहां से अपने अच्छे प्रश्न बन रहे हैं, है ना, यहां से अपने अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। देखो सबसे पहले आपके मस्तिष्क में आना चाहिए कि ये मिलान करने का प्रश्न था। और देखो इसमें बादल विलास महल है, मुबारक महल है, मेहर खां की मीनार है, और मेहरानगढ़ है। इस बच्चे ने बिल्कुल सही किया है। ये जो मुबारक महल है ये जयपुर और टोंक दो जगह है, तो इसमें राइट आंसर जयपुर। फिर नेक्स्ट अपने को सबको पता है मेहरानगढ़ का किला जोधपुर है, यानी कि डी में 3
2 जगह था और ए में 4 2 जगह है, इसका मतलब बी में 1 होना चाहिए, बी में 1, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। फिर अगला है राजस्थान के किस नगर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में, कहां है? जोधपुर में। अगला जो प्रश्न है अपना, अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न अपना रहेगा, ध्यान से देखना इस प्रश्न को आप, बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखो, देखो आप यहां देखो, ये चीजें देखो एक बार आप कि कैसे तो बोर्ड प्रश्न बना देता है। टल्लीनाथ जी को लिख रखा है, टल्लीनाथ जी, और फिर ये कहते हैं कि हमने बहुत बहुत ध्यान से पेपर बनाया है। अब देखो इसका राइट आंसर सबसे पहले गोगाजी, और गोगाजी का संबंध कहां से होगा भाई, बताओ आप लोग, इसका संबंध कहां से होगा? गोगाजी का संबंध कहां से होगा? गोगाजी का जो संबंध है वो होगा ए में अपने, देखो इसमें ए में 4, ए में 4 है ना, यानी कि तेजाजी अपने नागौर से हैं, कहां से थे? नागौर से। गोगाजी अपने कहां से हैं? चूरू से। इसका मतलब बी में 3, ए में 4 हो गया ना, सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अपने सी। क्या होगा? सी। यानी कि तेजाजी का संबंध, तेजाजी का संबंध कहां से था? नागौर से था। गोगाजी का संबंध चूरू से था, और ये जो टल्लीनाथ जी हैं इनका संबंध जोधपुर से था, और पाबूजी का संबंध कहां से था? कोलूमंड से। ये आपका कंप्लीट होता है ना। इसके बाद अगर अपन नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना एकदम से इजी क्वेश्चन है भाई, ये अपना अगला क्वेश्चन रहेगा, इसमें जीके का कितना अच्छा प्रश्न आया हुआ है देखो भाई, है ना। अगर ये प्रश्न भी कोई बच्चा नहीं कर पाएगा तो उसका कोई समाधान नहीं है। कितना प्यारा प्रश्न है देखो, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, कितना इजी प्रश्न है। सरिस्का अलवर में है, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान बूंदी में नहीं है, केवलादेव भरतपुर में है, बिल्कुल से इजी था। मुकुंदरा हिल्स नहीं है, बूंदी में नहीं है ना। फिर अपन बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है अपना, उस प्रश्न में राजस्थान में श्री विजय सिंह पथिक कौन सा आंदोलन द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? वो ये वही विजय सिंह पथिक हैं जिन्होंने कौन सा गीत गाया था? पंचड़ा, बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? बिजोलिया किसान आंदोलन। भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन था, और बिजोलिया किसान आंदोलन से ही इनकी पहचान होती है। फिर अपन देखते हैं, ये पूरा का पूरा मैथ का पार्ट है, इसमें सर ने करवा दिया। फिर हमने देखा अगला जो प्रश्न है, यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन रहा है, देखो कितना अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व देश का 52वां टाइगर रिजर्व है? कौन सा है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, और ये देश का तो 52वां है, और चौथा जो है वो किसका है? राजस्थान का। किसका है? राजस्थान का चौथा है। फिर आ जाओ, अगला जो प्रश्न रहेगा अपना, देखो कितना अच्छा प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। क्या कीजिए? सुमेलित। और सुमेलित करने में इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? इस बच्चे ने सही कर रखा है सुमेलित, देखो कौन कौन से हैं, है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं, राजस्थान का कबीर सबको पता है, बच्चे बच्चे को दादू दयाल, और 1 में 4 यानी कि 2 जगह था। फिर अपन बात करते हैं, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता, बी में 3, बी में 3 यहां तक भी ठीक है। फिर राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास, यानी कि सी में 1, सी में 1, और राजस्थान का रेल बाबा किशन लाल सोनी। अब ये नया रेल बाबा आ गया, आज तक रेल बाबा आपने पढ़ा, और इसमें क्या गया? किशन लाल सोनी। क्या गया? किशन लाल सोनी। कहीं कोई डाउट नहीं है ना। इसका राइट आंसर आपको मैंने बता दिया है कि राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है, राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता, राजस्थान का लोक पुरुष दामोदर लाल व्यास, और राजस्थान का रेल बाबा किशन लाल सोनी। यहां तक कोई डाउट नहीं है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको लगता है क्या कोई ऐसा प्रश्न जो राजस्थान का ध्रुवपद गायक कौन था? कौन था भाई ध्रुवपद गायक? चलो बताओ। इसका राइट आंसर होगा मधु भट्ट तेलंग। इसका राइट आंसर क्या होगा? मधु भट्ट तेलंग। फिर अपन बात करते हैं मधु भट्ट तेलंग के बाद अगला देखते हैं कौन सा प्रश्न है अपना, इसमें अपना, हाँ एक प्रश्न आया हुआ है, चलो देखते हैं। राज्य उन्नी मील, सबको पता है राज्य उन्नी मील कहाँ है? बीकानेर में, यानी ए में 2, ए में 2, ए में 2, 2 में है, ये दोनों कट गए। फिर एसीसी सीमेंट बूंदी है, बूंदी, यानी कि बी में 3, बी में 3, ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ए राइट आंसर होगा। फिर हमने कहा थार के रेगिस्तान का क्षेत्रफल कितना है? अगला प्रश्न है, थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। अब देखो इसमें आपको जो सही आंकड़े मिलेंगे वो आंकड़े मिलेंगे 2,39,263 वर्ग किलोमीटर अपना क्षेत्रफल है। उसको अगर अपन
थार के मरुस्थल में बांटेंगे तो कहेंगे कि थार का मरुस्थल 61.11% क्षेत्रफल पर है, यानी कि इसका आप 61% निकालना और संख्याओं को देखना तो आपका उत्तर क्या होगा। इसमें उत्तर होगा आपका लगभग। इसमें सही आंकड़े भाई मेरे अकॉर्डिंग तो बैठ नहीं रहे हैं, फिर भी आप इसको देखना जरूर, है ना। इसका मेरे अकॉर्डिंग तो कोई आंकड़े इसमें बैठ नहीं रहे हैं, है ना। इसका जहां तक मैं मानता हूं इसका राइट आंसर होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। फिर इसमें अगले जो प्रश्न हैं अपने, इसमें जो अगले प्रश्न हैं वो होंगे, चलो देखते हैं। इसमें अपना कोई प्रश्न नहीं है जीके का। हाँ, ये देखो कितना अच्छा प्रश्न आया भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है। बहुत अच्छे से सभी बच्चों ने बहुत आराम से किया होगा, बहुत इजी प्रश्न था। माउंट आबू क्यों नहीं है, क्योंकि माउंट आबू जो है अरावली का पार्ट है। किसका भाग है, अरावली का, है ना। फिर अपना अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न रहेगा वो प्रश्न रहेगा राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने निर्मित किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसमें किया था सीताराम लालस ने। फिर हम जयपुर से पहले राजस्थान की राजधानी उदयपुर थी भाई। ये जो तृतीय चरण राजस्थान के एकीकरण से प्रश्न आया, एकीकरण, और एकीकरण का जो तीसरा चरण हुआ था उसमें उदयपुर को राजधानी बनाया था, और दूसरे चरण में कोटा राजधानी बनी थी। फिर अगला जो प्रश्न है वो इसमें देखो कितना अच्छा प्रश्न आया आपका। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर तेजाजी की याद में मवेशी मेला लगाया जाता है, और इसका राइट आंसर होगा पर्वतसर नागौर, इसका पर्वतसर होगा। फिर अपना अगला देखते हैं, अगला जो प्रश्न रहेगा अपना जीके का प्रश्न देखते हैं इसमें अपन कौन सा है। देखो कितना शानदार प्रश्न है ये, मैंने बहुत बार बच्चों को बताया था बेटा यहाँ से कंफर्म प्रश्न पूछेंगे, पूछा गया है। मैंने कहा था आप लोगों को क्लास में, मैंने बहुत बताया था ये बच्चों को कि बेटा यहाँ से प्रश्न बनेगा जनगणना से, और वही बनाए। इसका राइट आंसर है देखो 2011 की जनगणना के अनुसार अकेला भारतीय राज्य जिसमें 2001 की जनगणना की तुलना में जनसंख्या में कमी या गिरावट पाई गई वह था नागालैंड। एकमात्र राज्य था नागालैंड जिसमें कमी दर्ज की गई थी। बहुत अच्छा प्रश्न था, मैंने स्पेशल बच्चों को नोट डाल के ये लिखवाया था, है ना। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न रहेगा अपना, इसमें देखते हैं अपन निम्नलिखित में से किस शहर में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। इंद्रप्रस्थ कहाँ है भाई, चलो बताओ कहाँ है। इसमें रहेगा आपके इंद्रप्रस्थ। प्राचीन शहर कौन सा था जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता था, बताओ कमेंट में। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में है। कहाँ है, कोटा में है। यहां तक हुआ अपना। फिर अगली स्लाइड में अपन देखते हैं जीके का पार्ट। जीके का पार्ट देखते हैं अपन, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ। अरे वाह, सेरा जल देवी माता जी का मंदिर कहाँ है भाई। ये नया प्रश्न है, ये वो प्रश्न है जो आपको एक्चुअल में तो इसको छोड़ना चाहिए था, और तुक्के मारने वाले बच्चों ने खूब तुक्के मारे। जय बजरंगबली। और चलो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, राजसमंद। क्या होगा, राजसमंद। फिर मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ। मीराबाई का जन्म सबको पता है, मेड़ता नागौर में। अरे सर ये तो सभी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन, इसका मतलब प्रश्न डिलीट होगा। अरे नहीं भैया जी, नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। इसका राइट आंसर होगा कुर्की। क्या होगा, कुर्की। कुर्की गांव नागौर मेड़ता में इनका जन्म हुआ। फिर आ जाओ आगे, जब अपन देखेंगे तो हम बात करते हैं किस व्यक्तित्व के सम्मान में 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। ये वाला जो प्रश्न है ना, ये आपकी जो मेरिट है उसको निर्धारित करेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फिर अपन देखते हैं, यहां अपना जीके का कोई पार्ट नहीं है, यहां अपना जीके का कोई पार्ट नहीं है। फिर अपन देखते हैं यहां कोई अपने क्वेश्चन बनते हैं क्या। यहां नहीं बनते, यहां बनते हैं। ये देखो कितना अच्छा प्रश्न सामने आया आपने, कितने अच्छे प्रश्न सामने आए हैं इसमें अपने। और ये प्रश्न देखो कितना है कि ये खूब सुना है, पृथ्वीराज रासो। आपने खूब सुना है पृथ्वीराज रासो। और इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें देखो भारतेश्वर बाहुबली रास। अगला जो प्रश्न है वो पृथ्वीराज रासो। इसका जो अगला प्रश्न है राज विनोद, और अगला है ग्रंथराज। चलो बताओ इसमें राइट आंसर क्या होगा। सबको पता था कि पृथ्वीराज रासो,
पृथ्वीराज रासो, और पृथ्वीराज रासो जहां आता है चंद्र बरदाई, सब में देखो बी में 3, यानी कि यहां कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखो कितना आसान प्रश्न दिया है इसने, पृथ्वीराज रासो। बच्चों ने तो घबरा गए इस प्रश्न को देखकर, हे भगवान ये कहां से आ गया, ग्रंथराज राज पृथ्वीराज रासो किसने दिया, चंद्र बरदाई। इसका मतलब आपके बी में क्या होना चाहिए, 3, और जिस बच्चे ने इसको समझ लिया बी में 3 यहां है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए। क्या होगा, ए। एकदम से आसान प्रश्न, केवल आपको डराने के लिए बना रखा था, है ना। उसके बाद अपन देखते हैं अगला जो प्रश्न रहेगा अपना, वो प्रश्न क्या है, इसमें कोई प्रश्न है क्या, नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे अपनी, देखो कितना शानदार प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। और जिस बच्चे ने बड़े ध्यान से इस प्रश्न को किया, माही बजाज सागर गुजरात और राजस्थान में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान और पंजाब। अरे भाई पंजाब कहां से आ गया यहाँ, पंजाब का तो कोई रोल ही नहीं है। फिर देखते हैं व्यास राजस्थान पंजाब हरियाणा चंबल राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका आपके लिए राइट आंसर होगा राणा प्रताप सागर जो परियोजना है वो पंजाब के साथ नहीं है, वो चंबल नदी पर है और बांध बना हुआ है जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें, चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया, यानी कि चित्तौड़गढ़ का किला चित्रांगद मौर्य ने बनवाया था, मौर्य ने बनवाया था। कोई डाउट नहीं है, सबको आता है। जो बच्चा जिसने कभी पढ़ाई नहीं हो उस वो भी सही करके आएगा इस प्रश्न को। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन, वर्ष 2022 और 23 के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा किसे सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कितना अच्छा है, वर्ष 2022-23 के लिए राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा किसे सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वो थे मधु आचार्य आशावादी। कौन थे, मधु आचार्य आशावादी। फिर आ जाओ नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला जो प्रश्न रहेगा अपना, वो प्रश्न देखते हैं कि यहाँ कोई जीके का है क्या, नहीं है। चलो फिर अपन देखते हैं, नहीं है। और अगला जो रहेगा अपना, इसमें एक प्रश्न बहुत अच्छा आया है भैया, अपने योगदान के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला, अपने योगदान के लिए, देखो कितना अच्छा प्रश्न आया है कि अपने योगदान के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला। मतलब योगदान का मतलब क्या होगा भाई इसमें, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने कोई अच्छा कार्य किया था, सभी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन मैडम मैरी क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। और फिर अपना लास्ट स्लाइड में रहेगा, इसमें अपन देखते हैं अपनी लास्ट स्लाइड, और यहाँ कोई जीके का प्रश्न आपका है नहीं। तो इसी के साथ आज का अपना सेशन रहेगा। फिर भी मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ हो और आप जरूर सिलेक्शन निकालो, और उसमें भी अगर कोई प्रश्न हो सकता है, मानवीय भूल हो सकती है, हम भी मानव हैं, कोशिश करेंगे 100% देने की, बट फिर भी अगर कोई गलती हुई हो तो आप कमेंट में उसे डालिए जिससे हम उसमें सुधार कर सकें। इसी के साथ जय भारत और जय राजस्थान, क्योंकि अब तो हमें राजस्थान की भी जय बोलनी ही पड़ेगी क्योंकि तैयारी राजस्थान गवर्नमेंट की कर रहे हैं, है ना। तो राजस्थान के लिए फिर हम बोलते हैं कि आपके आने वाले भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। इसी के साथ विदा लेते हैं, नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मिलते हैं आपसे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं।